नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है 10 के एजेंडे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी बीजेपी ने निकाय चुनाव से पहले बदले प्रभारी। दोनों डिप्टी सीएम को 25-25 जिलों की जिम्मेदारी। आगरा नगर निगम प्रभारी ऊर्जा नगर विकास मंत्री ए के शर्मा बने हैं, तो वहीं शाहजहांपुर नगर निगम के प्रभारी नरेंद्र कश्यप बने हैं। वाराणसी नगर निगम के प्रभारी पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह बनाए गए हैं। कानपुर के प्रभारी औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी बने हैं। तो मुरादाबाद के प्रभारी पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद बनाए गए हैं। सहारनपुर के प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय बने हैं। गाजियाबाद नगर निगम की प्रभारी असीम अरुण बने हैं। झांसी नगर निगम के प्रभारी बेबी रानी मौर्य बनी है। इसके साथ ही अलीगढ़ नगर निगम की प्रभारी गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी बनाए गए हैं। तो निकाय चुनावों को लेकर तैयारियां तेज हैं और देखिए, इस तैयारियों के बीच बीजेपी की जो रणनीति है उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। प्रभारियों में परिवर्तन किया गया है। जहां दोनों डिप्टी सीएम को 25-25 जगहों के प्रभारी बनाए गए हैं, तो वहीं अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो निकाय चुनाव से पहले प्रभारी बदले गए हैं। दोनों डिप्टी सीएम को 25-25 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। और अधिक बातचीत करने के लिए एसके वाजपेयी संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे ताजा अपडेट ले लेते हैं। एसके, जिस तरह से निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं अगर बीजेपी का जिक्र करते हैं तो देखिए रणनीतियां बदल रही है और तस्वीरें बदल रही है। और देखिए, अब प्रभारियों में भी बदलाव देखने को मिला है। पूरी तरीके से अक्षर रूप में चल रही है। बीजेपी को क्या मतलब दूसरी विपक्षी दलों को भी ये भली बात पता है कि यही तरीके का सेमीफाइनल है 2024 से पहले नगरीय निकाय 766 नगरीय निकाय है जिन पर चुनाव होने जा रहा है। सीधे तौर पर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि इन चुनावों में बेहतर परफॉर्मेंस हो, क्योंकि इसके पहले जब पंचायत चुनाव हुए थे तो बिहार क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बेहतर परफॉर्मेंस दी थी। और अब जब नगरीय निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं तो कोशिश होगी कि भारतीय जनता पार्टी इन नगरीय निकायों में बेहतर परफॉर्मेंस करे, ताकि आने वाले 2024 में बीजेपी का जो बेस है वो मजबूत हो। यही प्रयास सभी दलों का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं वो दूसरे दलों से हमेशा आगे रहती है, क्योंकि बीजेपी जानी जाती है अपनी संगठनात्मक रणनीति के लिए। और अब बीजेपी ने नगर निगम और साथ ही साथ जो नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं, ठीक है इसके आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। बड़ी खबर भी दे दे, शाहजहांपुर नगर निगम के प्रभारी नरेंद्र कश्यप बने हैं। वाराणसी नगर निगम के प्रभारी पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह बने हैं। तो लगातार प्रभारियों में परिवर्तन। कानपुर के प्रभारी औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी बनाए गए हैं। तो देखिए, प्रभारियों में परिवर्तन। मुरादाबाद के प्रभारी पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद बने हैं। एसके हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इसकी अपनी बात पूरी करिए। रणनीति के लिए जानी जाती है। यही वजह है कि बीजेपी इस नगरीय निकाय के चुनाव में बीजेपी इस नगरीय निकाय के चुनाव में कहीं न कहीं पूरा अपना दमखम लगा रही है और एक रणनीति के तहत मैदान में जा रही है। सीधे तौर पर अगर हम देखें तो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों को प्रभार दिए हैं, खासतौर पर जो नगर निगम है। अगर हम इसमें देखें तो पूरे प्रदेश के जो 75 जिले हैं, जिसमें पिछली बार भी ये चीजें तय हुई थी कि 25 जिले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद देखेंगे, 25-25 जिले दोनों डिप्टी सीएम के पास होंगे। हालांकि इस बार भी इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश के सभी 75 जिलों में दौरे करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस तरीके से अब पिछले 6 साल से काम कर रही है इसका लेखा जोखा रखेंगे। दूसरी बड़ी चीज यह है कि डिप्टी सीएम 25-25 जिले देखेंगे, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों को भी प्रभार अलग अलग दिए गए हैं। हालांकि अगर हम आगरा की बात करें तो वहां के प्रभारी मंत्री भी ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए के शर्मा है और उन्हीं को आगरा नगर निगम का भी प्रभारी बनाया गया है। वहीं अगर हम शाहजहांपुर नगर निगम की बात करें तो वहां से उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री आते हैं, लेकिन वहां पर प्रभारी नरेंद्र कश्यप जो कि उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री है उनको बनाया गया है। वहीं अगर हम वाराणसी की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को प्रभार दिया गया है। अगर हम कानपुर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी को प्रभार दिया गया है। वहीं अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण को प्रभार दिया गया है। सीधे तौर पर ये वो जिले हैं जहां पर भारतीय जनता
पार्टी अपना पूरा दमखम दिखाएगी, क्योंकि ये हमेशा माना जाता रहा है कि जो शहरी क्षेत्र है वहां पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा बेहतर परफॉर्मेंस करती रही है। इसके पहले भी जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही, उस दौरान भी नगर निगमों के चुनाव में ज्यादातर नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रहे, और यही एक वजह है कि बीजेपी उन सभी नगर निगमों पर अपना पूरा फोकस चाहती है और चाहती है कि वहां से बेहतर परफॉर्मेंस दी जा सके। उसी क्रम में ये जो प्रभारी है घोषित किए गए हैं, और कहीं ना कहीं एक कोशिश भी होगी कि मंत्रियों के दौरे हों, वहां पर चीजों को देखा जाए कि जो चीजें वहां पर रुकी हुई हैं उनको तेजी के साथ पूरा किया जाए और उन पर तेजी के साथ काम के जरिए आगे बढ़ा जाए। जो लोगों की नाराजगी है वो भी दूर की जाए, जो संगठनात्मक लोग हैं उनकी भी बात सुनी जाए, जो वहां के पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं उनको भी मंत्रियों के जरिए से जो सहयोग सरकार का हो सकता है वो मिले, ताकि बीजेपी बेहतर परफॉर्मेंस आने वाले 2024 के लिए इस नगरीय निकाय के सेमीफाइनल में भी कर सके। जी बिल्कुल एसके, और देखिए बीजेपी किसी भी तरह की कोई गलती करने के मूड में नहीं है और लगातार देखिए अपनी रणनीति में बदलाव भी कर रही है। चूंकि निकाय चुनाव पर सबकी नजर है और सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति तय कर रही है, और कहीं ना कहीं 2024 के लिए ये एक जो कदम है वो देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया इसके, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम आज क्या कुछ है वो आपको बता देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विभिन्न विभागों की बैठक करते हुए नजर आएंगे। शिक्षा आयोग के संबंध में प्रस्तुतिकरण बैठक है। एटीएस और एसटीएफ इंटेलिजेंस की प्रस्तुतिकरण बैठक है। शाम 6 बजे 5 कालिदास मार्ग पर यह बैठक होगी। तो लगातार बैठकों का दौर सुबह से ही रहने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का। प्रदेश के मुखिया तमाम विभागों के साथ बैठक करेंगे, अधिकारियों के साथ समीक्षा लेते हुए नजर आएंगे। किस तरह से विभागों में काम चल रहा है, क्या कुछ अभी विभागों की दिक्कतें हैं उसको भी दूर करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं इंटेलिजेंस के तमाम अधिकारियों के साथ बैठेंगे और ये प्रेजेंटेशन बैठक रहने वाली है। इसके अलावा शिक्षा से जुड़े तमाम विभागों को निर्देश देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। शिक्षा आयोग के संबंध में प्रस्तुतिकरण बैठक है। एसके हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एसके, अगर सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रमों की आज बात की जाए, लगातार बैठकों का दौर देखने को मिलेगा। इस दौरान विभागों के साथ बैठकें करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। इसके साथ ही इंटेलिजेंस के साथ भी महत्वपूर्ण बैठक होनी है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतिदिन विभिन्न विभागों के साथ बैठक करते हैं। आज भी मुख्यमंत्री की 2 महत्वपूर्ण बैठकें हैं, जिसमें से एक बैठक शिक्षा आयोग को लेकर है। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक शिक्षा आयोग बनाया जा रहा है, जिसमें कोशिश होगी कि जो माध्यमिक और जो बेसिक शिक्षा विभाग है, क्योंकि पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से उत्तर प्रदेश के जो महानिदेशक स्कूल शिक्षा है उनको ही दोनों विभागों का डीजी बनाया गया था, और यह दूसरा मौका है जब उत्तर प्रदेश सरकार एक आयोग गठित करने जा रही है, जिसमें बेसिक और माध्यमिक शिक्षकों की समस्याओं से जुड़े, उनके कर्मचारियों से जुड़े, उनके पाठ्यक्रमों से जुड़े, उनके बच्चों की समस्याओं से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वो इसमें देखे जाएंगे। और कोशिश होगी कि इस आयोग के जरिए जो शिक्षा विभाग की दुश्वारियां हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उनको तेजी के साथ पूरा किया जाए। सीधे तौर पर उस शिक्षा आयोग को बनाने को लेकर लगातार इन दोनों विभागों में काम चल रहा है। डीजी स्तर पर भी लगातार ये सारी चीजें तैयार की जा रही हैं। चूंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षा आयोग से संबंधित प्रेजेंटेशन देखने जा रहे हैं, तो उस प्रेजेंटेशन के जरिए यह बताने की कोशिश होगी कि किस तरीके से यह आयोग काम करेगा, किन किन तरीके की समस्याओं का निराकरण इस आयोग के जरिए हो सकेगा। साथ ही साथ इस आयोग में कौन कौन पदाधिकारी होंगे, कौन कौन से सदस्य होंगे, इन बहुत सारे विषयों को लेकर यह प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में देखने वाले हैं। दूसरी बड़ी बैठक है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एटीएस, एसटीएफ और जो इंटेलिजेंस की यूनिटें हैं वो किस तरीके से अपने आप को उच्चीकृत कर रही हैं, कैसे मॉडर्न सिस्टम को लागू कर रही हैं, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर किस तरीके से चीजें आगे बढ़ाई जा रही हैं, चाहे उपकरणों को लेकर हो या जो ट्रेनिंग है उसको लेकर हो। साथ ही साथ पूरे प्रदेश भर में जिस तरीके से लगातार एटीएस और एसटीएफ के जो अलग अलग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं उन पर किस तरीके से काम आगे बढ़ रहा है, अब तक का जो वर्कआउट है वो कितने वर्कआउट हुए हैं, अगर कोई समस्या आ रही है दूसरे राज्यों से भी संपर्क करने में तो वो क्या चीजें हैं। इन बहुत सारे विषयों को लेकर एटीएस, एसटीएफ और साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस की यूनिट्स हैं वो अपना प्रेजेंटेशन देने वाली हैं। शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री के सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर यह प्रेजेंटेशन होगा, जिसको मुख्यमंत्री देखेंगे और आगे का दिशा निर्देश जारी करेंगे। तो सीधे तौर पर हम देखें तो कहीं ना कहीं चीजें लगातार उत्तर प्रदेश सरकार बेहतर करने की कोशिश कर रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तरीके
समिति की बैठकें प्रतिदिन करते हैं और आज भी मुख्यमंत्री की ये 2 महत्वपूर्ण बैठकें होने वाली हैं। जी ठीक है, इसके आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। वहीं सीएम योगी का भागीरथ प्रयास हो रहा सफल, विकास की उम्मीद जगा रहा जल जीवन मिशन, हर घर जल योजना से लग रहे विकास के पंख। श्रावस्ती में 765 लोगों को मिला स्वच्छ जल, हर घर जल योजना से बदली थारू तो जनजाति की किस्मत। नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की योजना, तो हर घर जल योजना से लग रहे विकास को पंख और शुद्ध पेयजल लोगों को मिल रहा। श्रावस्ती में 765 लोगों को स्वच्छ जल मिल रहा। जहां जल की किल्लत देखने को मिलती थी, स्वच्छ जल नहीं मिल पाता था, वहीं हर घर जल योजना से बदली है थारू जनजाति की। तो नमामि गंगे और ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की ये योजना, तो सीएम योगी का भागीरथ प्रयास हो रहा सफल, विकास की उम्मीद जगा रहा जल जीवन। तो हर घर जल योजना से लग रहे विकास को पंख। श्रावस्ती में 765 लोगों को मिला स्वच्छ जल। हर घर जल योजना से बदली थारू जनजाति की किस्मत, किस तरीके से अब स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ एसके हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एसके, घर घर जल योजना के तहत लगातार लोगों को लाभ मिल रहा है, खासकर थारू जनजाति की अगर बात की जाए तो किस तरह से हमने देखा है कि पानी की किल्लत देखने को मिलती थी, स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं होता था, लेकिन अब देखिए जल की उपलब्धता कितनी आसान होती जा रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश के उन पिछड़े जिलों पर काम कर रहे हैं जहां पर पहले काम नहीं हो सका और लगातार वहां से मांग होती रही विकास की। लेकिन ये चाहे ये जो क्षेत्र है वो लगातार विकास से अछूते रहे, चाहे वो हम गोरखपुर के और आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर वनटांगिया जनजाति की बात करें या फिर ये श्रावस्ती का जो सुदूर पूर्व इलाका है जहां पर थारू जनजाति के लोग रहते हैं, वहां तक स्वच्छ जल अभी तक नहीं पहुंच पाया था। चूंकि ये वहां के जो प्राकृतिक स्रोत है, चाहे वो झरने हो, नदी हो या कुओं पर ही ये कहीं न कहीं ये लोग निर्भर थे। अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है हर घर जल हर घर नल व्यवस्था के तहत, जो कि नमामि गंगे और मिशन के तहत चलाई जा रही है। इन योजनाओं के जरिए 765 घर ऐसे हैं जो कि इस थारू जनजाति के आते हैं, वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये व्यवस्थाएं की गई हैं। कहीं न कहीं जो उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि वो जिले जहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के विकास नहीं पहुंच पाते थे वहां तक चीजों को पहुंचाया जाए। बेहतर स्वच्छ जल के साथ ही वहां पर स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्कूल, साथ ही साथ चिकित्सा जैसी जो सेवाएं हैं वो बेहतर की जाएं। वो चीजें धीरे धीरे अब दिखाई दे रही हैं। न्यूज़ वन इंडिया लगातार दिखा रहा है कि किस तरीके से जो थारू जनजाति के लोग हैं, जो कहीं न कहीं पिछड़े इलाके से आते हैं, जो लगातार इस तरीके की मांग करते रहते थे कि उनके पास ये सारी चीजें नहीं है, ना उनके पास बेहतर हॉस्पिटल्स हैं, ना स्कूल है, ना ही पीने के लिए स्वच्छ पेयजल है। लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जल जीवन मिशन के तहत ये योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें अब उन जनजातियों को भी जोड़ा जा रहा है जो विकास से अछूते थे। उसी में ये श्रावस्ती का वो इलाका है जहां पर थारू जनजाति के लोग बड़े पैमाने पर रहते हैं। उनको भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हर घर जल, जो कि जल जीवन मिशन योजना के तहत उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। 765 घरों को इसका अब तक लाभ दिया जा चुका है। जी ठीक है, इसके बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 25% तक सस्ते हो सकते हैं एलडीए के खाली पड़े फ्लैट। एलडीए खाली पड़े लगभग 2300 फ्लैटों को 25% तक सस्ता करने का विचार कर रहा है। तो एलडीए ने सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। जो फ्लैट नहीं बिक रहे, समिति उनका मूल्यांकन करेगी। मूल्यांकन के बाद फ्लैट की कीमतें तय की जाएंगी। एलडीए 10 अप्रैल को होने जा रही बोर्ड बैठक में रखने जा रहा इसका प्रस्ताव। तो एलडीए के जो फ्लैट खाली हैं, जो नहीं बिक रहे हैं, उनका मूल्यांकन किया जाएगा और माना जा रहा है कि 25% तक कम हो सकते हैं इन फ्लैट्स के दाम। और एलडीए 10 अप्रैल को होने जा रही बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव को रखने जा रही है। तो 25% तक सस्ते कर सकती है एलडीए खाली पड़े फ्लैट को।
बीएसपी कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का बयान। आकाश आनंद ने सपा पर तंज कसा, मानेवर के नाम पर रखे काशीराम नगर का नाम बदलकर कासगंज किया, पंचशील नगर का नाम बदलकर सपा ने हापुड़ किया, महामाया नगर का नाम बदलकर हाथरस किया। ऐसी ही कई और बहुजन महापुरुषों का अखिलेश सरकार में अपमान हुआ है। आज वापस सत्ता में आने के लिए हम महापुरुष याद आ रही है। अखिलेश प्रतिमा के अनावरण के साथ उनकी विचारधारा अपनाते तो बेहतर होता। तो आकाश आनंद का ये ट्वीट है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव काशीराम की प्रतिमा का अनावरण करने और उनकी विचारधारा को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे थे और कहीं ना कहीं और इस पूरे मामले को लेकर तंज कसते हुए ये ट्वीट किया गया। तो बीएसपी कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का यह बयान। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संदीप, जिस तरह से आकाश आनंद का ये ट्वीट आया, कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से अखिलेश यादव काशीराम के विचारों को आगे बढ़ा रहे थे, प्रतिमा का अनावरण कर रहे थे, उसको लेकर तंज कसते हुए नजर आए। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे अगर बात की जाए तो ये बीएसपी के कोऑर्डिनेटर के पद पे इस समय हैं और आकाश आनंद को इस बार मायावती बड़ी जिम्मेदारी भी देने वाली हैं। हालांकि जिस तरीके से कल उनका जो ट्वीट था, वो ट्वीट पे साफ तौर पे उन्होंने अखिलेश यादव को तंज कसते हुए कहा है कि अभी तक इन महापुरुषों को नहीं याद किया जा रहा था, आखिर अब जब चुनाव आ गया है तब याद किए जा रहे हैं। आखिर इनकी विचारधारा को किस तरीके से देखेंगे। और मान्यवर के नाम के जो काशीराम के नाम है जो बदले गए थे, वो उनकी सरकार में बदले गए थे। चाहे हम कासगंज की बात कर लें या पंचशील नगर के अगर नाम बदलने की बात कर लें कि जो हापुड़ नाम रखा गया, इसके साथ साथ ज्योतिबा फूले नाम का जो अमरोहा नाम रखा गया, छत्रपति साहू जी महाराज के नाम बदलकर गौरीगंज किया गया, तो इन नामों पे भी चर्चा की गई है। और इसके साथ साथ में जो महामाया नगर है उसका नाम बदलकर हाथरस रखा गया था। तो इस पे सबसे ज्यादा जो है तंज कसा है उन्होंने साफ तौर पे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि अखिलेश जी ने अपनी सरकार में महापुरुषों और लौह पुरुषों का अपमान किया है और आज वो सत्ता में आने के लिए हमारे महापुरुषों को याद किया कर रहे हैं। और अखिलेश जी मान्यवर काशीराम की प्रतिभा का लोकार्पण और शिलान्यास करते नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पे उन्होंने कहा, ये भी कहा है कि अब वो अगर अपनी विचारधारा को अगर रखना चाहें तो अपनी विचारधारा को साझा करें और उसके साथ ही साथ में उनका अपमान न करके उनकी ही विचारधारा में काम करें। तो इस तरीके से ट्वीट करके उन्होंने लंबा तंज कसा है अखिलेश यादव के ऊपर, जिससे कि जो महापुरुषों का जो नाम के आगे जो माल्यार्पण कर रहे हैं उसको लेकर के कसा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया संदीप इस जानकारी को देने के लिए। वहीं गैंगस्टर दीपक बॉक्सर मैक्सिको से गिरफ्तार हुआ है। दिल्ली पुलिस ने एफबीआई की मदद से गिरफ्तारी की है। 5 लाख रुपए का इनामी है गैंगस्टर दीपक बॉक्सर। 1200 करोड़ रुपए के काले धन का खुलेगा राज। तो स्पेशल सेल की टीम उसे भारत लेकर आ रही है। सोनीपत गन्नौर का रहने वाला दीपक बॉक्सर दिल्ली में 2 लाख, हरियाणा में 2 लाख का इनाम और यूपी में 1 लाख का इनाम घोषित था। तो तीनों राज्यों में 15 से अधिक मामलों में वांछित था ये दीपक बॉक्सर, जिसकी अब गिरफ्तारी हो चुकी है, जहां स्पेशल टीम उसे भारत लेकर वापस आ रही है। तो ये पहली बार हुआ है जब दिल्ली पुलिस विदेश में जाकर किसी गैंगस्टर की गिरफ्तारी की गई हो। एफबीआई की मदद से ये गिरफ्तारी हुई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर का लोगो बदला गया है। नीली चिड़िया की जगह अब डॉग की तस्वीर लगाई गई है। एलन मस्क ने बदल दिया ट्विटर का लोगो। तो लगातार एलन मस्क जो है ट्विटर में अलग अलग बदलाव करते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरह से हर दिन ट्विटर एक अलग तरीके से दिखता हुआ नजर आ रहा है। जहां पहले सिर्फ ट्विटर एक सूचना का माध्यम होता था, लोग समाचार को शेयर करते थे, लेकिन अब ट्विटर में कई बदलाव हुए हैं। एलन मस्क के आने के बाद कहीं ना कहीं जो ट्विटर है वो प्रॉफिटेबल प्लेटफॉर्म बनाने में एलन मस्क लगे हुए हैं और इसी में देखिए लगातार बदलाव हो रहा। अब लोगों में भी बदलाव हो चुका है। जिस ट्विटर को आप नीली चिड़िया के द्वारा देखा करते थे, पहचानते थे, अब उसमें बदलाव कर दिया गया है। तो एलन मस्क ने ट्विटर का लोगो बदला है। और अधिक जानकारी के साथ पीयूष तिवारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
पीयूष, ट्विटर में देखिए लगातार बदलाव हो रहे हैं। एलन मस्क के आने के बाद एक बदलाव देखने को मिल रहा है और देखिए ट्विटर का लोगो भी बदल चुका है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देखिए ट्विटर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है और इस बार क्योंकि एलन मस्क ने ट्विटर का लोगो ही बदल दिया है, यानी कि जो अब ट्विटर की जो नीली चिड़िया दिखाई देती थी अब वो गायब हो गई है। हालांकि इस बदलाव के बाद तो यूजर काफी हैरान है, क्योंकि इस बार ट्विटर ने डॉगी को अपना लोगो बनाया है। उनको लेकर जो ट्विटर के मालिक है एलन मस्क, उन्होंने ट्वीट भी किया है। उसके बाद से माना जा रहा है कि अब डॉगी ट्विटर का नया लोगो होगा। लेकिन आप देखिए एलन मस्क लगातार अपने फैसले बदलते रहते हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या जो नीली चिड़िया अक्सर दिखाई देती थी ट्विटर के लोगों के रूप में, वो फिर से वापस नजर आती है कि नहीं आती है। हालांकि जब ट्विटर अकाउंट या ट्विटर को वेब ब्राउजर पे लॉगिन किया जा रहा है तो वहां पे एक चिड़िया की जगह एक कुत्ता यानी डॉगी नजर आने लगा। इसके बाद जी जो यूजर थे वो हैरान हो गया। सबसे बड़ी बात है कि इसको देखते हुए ट्विटर का जो डॉगी है वो ट्रेंड हैशटैग डॉगी ट्रेंड भी करने लगा, क्योंकि कई यूजर्स को शुरुआती दौर में लगा कि ट्विटर को किसी ने हैक कर लिया है। हालांकि कुछ देर बाद जो एलन मस्क ने उन्होंने बकायदा ट्वीट किया, जिसके बाद ये स्पष्ट हो गया कि ट्विटर ने अपना लोगो जो है वो बदल दिया है। देखना होगा कि क्या ये जो लोगो है आगे भी जारी रहता है या वापस से जो नीली चिड़िया के रूप में ट्विटर का लोगो वर्तमान में पहले था वो फिर से एलन मस्क लगाते हैं। क्योंकि करीब 12 के आसपास जो एलन मस्क ने उन्होंने एक फोटो ट्वीट किया था और उसके बाद कहीं ना कहीं ये लोगो बदलता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो देखिए अब लोगों में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। डॉगी को जिस तरह से अब कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि ट्विटर का जो नया चेहरा, जो नया लोगो होगा उसमें बदलाव हुआ है। लखनऊ से 1411 यात्री हज के लिए होंगे रवाना। शहर से 730 पुरुष और 681 महिलाएं हज जाएंगी। 7 जिलों के 1000 से अधिक होंगे हज यात्री। प्रदेश में सबसे ज्यादा हज यात्री मुरादाबाद से जाएंगे। संख्या में मुरादाबाद के बाद दूसरे नंबर पर है लखनऊ। तो इस साल 26,786 यात्री पूरे प्रदेश से हज यात्रा पर जाएंगे। पुरुषों की संख्या 14,240 और महिलाओं की संख्या 12,546 है। ललितपुर चित्रकूट से सबसे कम 15 यात्री हज में होंगे रवाना। तो इस साल 26,786 यात्री पूरे प्रदेश से हज यात्रा पर जाएंगे। वहीं जनेश्वर मिश्र पार्क का होगा अब कायाकल्प। मुख्य स्थानों पर नई लाइटों के साथ लगाए जाएंगे झूले। पुराने हो चुके म्यूजियम सिस्टमों को नए अपडेट वर्जन में बदला जाएगा। एलडीए उपाध्याय ने अधिकारियों और ठेकेदारों के साथ बैठक कर निर्देश दिए हैं। तो मुख्य स्थानों पर अब बदलाव होंगे। पुराने हो चुके म्यूजिक सिस्टमों और नए अपडेट वर्जन में बदले जाएंगे। तो एलडीए उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को ठेकेदारों के साथ बैठक की है और तमाम निर्देश दिए हैं। तो जनेश्वर मिश्र पार्क का कायाकल्प होगा। मुख्य स्थानों पर नई लाइटों के साथ लगाए जाएंगे झूले। तो म्यूजिक सिस्टम भी बदला जाएगा। नए अपडेट वर्जन लगाए जाएंगे। तो एलडीए उपाध्यक्ष ने अधिकारियों और ठेकेदारों के साथ बैठक कर तमाम निर्देश दिए हैं। क्या कुछ बदलाव होना है और बदलाव में क्या कुछ नया अपडेट करना है, ये सभी निर्देश दिए गए हैं और जल्द ही एक नए रूप में ये दिखने वाला है। तो पुराने हो चुके म्यूजिक सिस्टमों को भी बदला जाएगा। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।